हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है अमित करियर एकेडमी में। जैसा कि कल हम लोग साइंस की शुरुआत किए थे और मैंने बताया था भैया कि साइंस में क्या पढ़ा जाएगा। तो साइंस में मैंने बताया कि भौतिक विज्ञान को पढ़ा जाएगा और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे उसका सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे तरंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि और ध्वनि के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बाद मैंने बताया था भैया उष्मा के बाद गुरुत्वाकर्षण पढ़ा जाएगा और गुरुत्वाकर्षण के बाद मैंने बताया था भैया कि हम लोग राशियां पढ़ेंगे। राशियां के बाद हम लोग विमाएँ पढ़ लेंगे और इसी के अंतर्गत मात्रक को भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद न्यूटन्स का लॉ भी पढ़ा जाएगा। बल क्या होता है, बल के कितने प्रकार होते हैं जो है इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर हम लोग कूलॉम्स का नियम का अध्ययन कर लिया जाएगा और किरचॉफ के नियम का अध्ययन किया जाएगा। तो कल हम लोग सिलेबस की बात कर लिए थे, चर्चा सिलेबस पर कर लिए थे। आज हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की और पहला चैप्टर जैसे आप लोगों को बताया था कि सिलेबस के अनुसार कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, तो पहला चैप्टर पढ़ाएंगे भैया आप लोगों को तरंग। तो तरंग की अगर बात किया जाए तो इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वेव बोला जाता है। तो तरंग क्या होता है अगर बात कर लिया जाए तो तरंग का परिभाषा कहता है भैया कि तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है। तरंग एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि माध्यम में विक्षोभ के रूप में प्रकट होती है। अब आइए परिभाषा को हम लोग समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो हमने बताया भैया कि तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है जो माध्यम में विक्षोभ के रूप में प्रकट होती है। तो बात कर लिया जाए माध्यम क्या होते हैं, तो हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अगर माध्यम की बात किया जाए तो माध्यम 3 पढ़ेंगे। कौन कौन सा? ठोस को देखा जाएगा। उसके बाद यदि बात कर लिया जाए तो अगला माध्यम हम लोग द्रव को देखेंगे और नेक्स्ट माध्यम की अगर बात कर लिया जाए तो गैस। हमारे पूरे प्रकृति में अगर माध्यम की बात किया जाए तो यही 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगर बात किया जाए इसके अलावा हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे प्लाज्मा और बीईसी, लेकिन हम लोग को फिजिक्स में, प्रकृति में हमारे कितने माध्यम होते हैं, तो सिर्फ कितने होते हैं? ठोस 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और इसी माध्यम में, यही माध्यम का मतलब समझ में आ गया कि माध्यम या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। विक्षोभ का मतलब समझिए, विक्षोभ का मतलब इंग्लिश में इसे विक्षोभ को कहते हैं डिस्टरबेंस। क्या कहा जाता है? डिस्टरबेंस कहा जाता है। तो क्या हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे डिस्टरबेंस आते हैं, वही डिस्टरबेंस। तो डिस्टरबेंस ये क्या होता है, विक्षोभ क्या होता है, आइए समझते हैं। कह रहा है विक्षोभ के रूप में प्रकट होती है। तो जैसे मैं समझाने के लिए अगर बताऊं, मान लो 2 पर्सन है जो है, एक पर्सन है भैया, है ना, ए, और दूसरे पर्सन है बी। ठीक है, बढ़िया से बाल ओल बना दीजिए इनके, है ना। और दूसरे पर्सन ये हैं, ठीक। चलिए समझते हैं क्या होता है तरंग। 2 पर्सन हैं, ये ध्वनि को उत्पादित कर रहे हैं, ये बोल अगर रहे हैं पर्सन ए और पर्सन बी, अगर ये बोल रहे हैं तो इनकी साउंड जो है इनकी कानों तक जा रहा होगा, अर्थात जो ध्वनि होगा इनके कानों तक जा रहा होगा। तो ये ध्वनि अगर जा रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जा रहा होगा तो माध्यम कैसा होगा भैया? वायु का माध्यम होगा।
अगर वायु का माध्यम होगा तो यहाँ पर अगर ध्वनि जा रही तो यहाँ पर तमाम प्रकार के धूल कण होंगे, और अगर धूल कण है तो ध्वनि इनके कानों तक पहुँच रही है तो इस धूल कण को जो है डिस्टर्ब कर रही है कि नहीं कर रही है भैया, तो यही होता है डिस्टर्बेंस, है ना। समझ में आ गया। इनकी ध्वनि जो है, इनकी आवाज़ इनके कानों तक पहुंच रही है और इसको पहुंचने के लिए इसके बीच में तमाम प्रकार के धूल कण, ठोस कण, तमाम प्रकार के कण मिलते होंगे। इनको डिस्टर्ब करते हुए, इनको हटाते हुए ये इनके कानों तक पहुंच रही है, यही होता है भैया डिस्टर्बेंस। तरंग क्या होता है समझ में आ गया होगा कि तरंग एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि माध्यम में विक्षोभ के रूप में प्रकट होती है। माध्यम कितने होते हैं हमारे पूरे प्रकृति में, तो 3, ठोस, द्रव, गैस। विक्षोभ क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। जिस रास्ते से हम तरंग जाएगी वहां पर किसी न किसी को डिस्टर्ब करेगी और इसी को क्या कहा जाता है, जो है कि विक्षोभ। तो तरंग की अगर परिभाषा हम लोग समझ लिए कि तरंग का परिभाषा क्या होता है, तो बात कर लिया जाए तरंग कितने प्रकार का होता है। तो तरंग की अगर बात किया जाए तो भैया तरंग 2 प्रकार की होती है। तरंग के प्रकार अगर बात समझा जाए तो तरंग के प्रकार में अगर बात कर लिया जाए, तरंग के प्रकार हेडिंग करेंगे कॉपी में, और तरंग के प्रकार को समझा जाता है कि तरंग कितने प्रकार की होती है। तो तरंग की अगर बात किया जाए तो तरंग 2 प्रकार की होती है। तरंग 2 प्रकार की होती है। पहली होती है यांत्रिक तरंग और दूसरी होती है भैया अयांत्रिक तरंग। नोट हो गया होगा, तो नोट हो गया होगा तो हम इसको हटाते हैं भैया, फिर हेडिंग करेंगे तरंग के प्रकार। और तरंग के प्रकार समझा जाता है कि तरंग कितने प्रकार की होती है। तो मैंने क्या बताया भैया कि तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार की अगर बात किया जाए तो तरंग 2 प्रकार की। पहली तरंग होती है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और दूसरी तरंग होती है अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, अब इसे समझा जाए कि यांत्रिक तरंग कहते किसे हैं और अयांत्रिक तरंग किसे कहते हैं। तो अगर बात किया जाए यांत्रिक तरंगों की, तो यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए या संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। मैंने क्या बताया भैया, जिसको चलने के लिए या गमन करने के लिए या संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। अर्थात यांत्रिक तरंगे जब भी संचरण करेंगी, जब भी चलेंगी, वो माध्यम में चलेंगी, बिना माध्यम के नहीं चल सकती हैं। यांत्रिक तरंग हो गई, ये इनको आवश्यकता किसकी, माध्यम की। अयांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव इसे बोला जाता है। तो अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए या संचरण करने के लिए या गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसका तात्पर्य यह है भैया कि ठोस में भी चलेगी, द्रव में भी चलेगी, गैस में भी चलेगी, निर्वात में भी चलेगी। तो अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यांत्रिक तरंगे कभी भी निर्वात में या वैक्यूम में संचरण नहीं करेंगी, ये जब भी चलेंगी किस में चलेंगी भैया, माध्यम में ही चलेंगी। और माध्यम को हमने समझा रखा है, हमने अभी पीछे देखा गया कि माध्यम पूरे प्रकृति में कितने, तो 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। कितने माध्यम भैया, 3। तो आइए लिखा जाता है यांत्रिक तरंगे, लिखेंगे यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे वे तरंग होती हैं, वे तरंग होती हैं जिनको
चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कितने भैया बताया प्रकृति में? 3, ठोस, द्रव, गैस। अर्थात यांत्रिक तरंगे जब भी चलेंगी ठोस में चलेंगी, द्रव में चलेंगी, गैस में चलेंगी। आइए अयांत्रिक तरंग का परिभाषा लिखा जाता है। अयांत्रिक तरंग वे तरंगे होती हैं जिनको संचरण करने के लिए या चलने के लिए, संचरण करने के लिए या गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे लिखेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूं, अर्थात, मैं ऊपर लिख रहा हूं भैया यहां से, अर्थात ठोस, द्रव, गैस के साथ साथ निर्वात में भी गमन करती हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तरंग कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, यांत्रिक तथा अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जब भी चलेंगी माध्यम में चलेंगी। माध्यम कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस। अयांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए या संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अर्थात ये जो है ठोस में भी चलेंगी, द्रव में भी चलेंगी, गैस में भी चलेंगी, उसके साथ साथ ये निर्वात में चलेंगी। लेकिन कभी यांत्रिक तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ये जब भी चलेगी किस में चलेगी भैया? माध्यम में ही चलेगी। आइए हम लोग समझते हैं कि अब ये कौन सी तरंग यांत्रिक होती है, कौन सी अयांत्रिक होती है। तो जैसे अगर समझाने के लिए कहें तो आप लिख लेंगे पहले जैसे, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे अगर बात कर लिया जाए तो जैसे यांत्रिक तरंग कौन होता है? तो ध्वनि होती है। अयांत्रिक तरंग की अगर बात किया जाए जैसे में, तो अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत जो है प्रकाश होता है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, लेकिन कौन सी तरंग? तो अयांत्रिक तरंग। ध्वनि भी एक प्रकार की तरंग है, लेकिन कौन सी तरंग है? तो जो है अगर बात कर लिया जाए यांत्रिक तरंग है। आइए समझते हैं हम लोग ये ध्वनि कैसे यांत्रिक हो गई और प्रकाश कैसे अयांत्रिक हो गया। तो अगर बात किया जाए यांत्रिक तरंगों का, हम लोग ध्वनि की बात करें और प्रकाश की, इसको साफ करने दें। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए समझा जाता है भैया इसका कैसे। 2 पर्सन है भैया, अब आप कुछ भी समझ सकते हैं, है ना। बाबू सोना भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मुस्कुराते हुए ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं।
बाल उल भी बना दें। चलिए भैया, ये रहा, ये 2 पर्सन है। अब अपना अपना समझ लीजिएगा कि कौन कौन है ना। अब ये आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, तो ध्वनि जा रही होगी इनके कानों तक, ये भी कुछ बोल रहे होंगे तो इनकी भी ध्वनि इनके कानों तक पहुंच रही होगी। लेकिन इन दोनों लोग को अगर मैं कहूं कि भैया आप लोग चले जाइए चंद्रमा पर, है ना, चंद्रमा पर, और आपस में खूब बढ़िया से बातचीत कर लीजिए, है ना। अब ये दोनों लोग चले गए भैया, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताना चाह रहे हैं, तो क्या चंद्रमा पर ये एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता पाएंगे क्या? ये बोलेंगे, जो भी बोला जाता होगा वो आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। तो क्या ये आपस में जब बात करेंगे तो एक दूसरे को आवाज सुनाई देगी क्या? नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? कि आप बोलेंगे कि सर चंद्रमा पर कोई भी माध्यम नहीं होता है, इसलिए इनको आवाज सुनाई नहीं देगी। तो बताइए भैया कि ध्वनि कौन सी तरंग हुई? यांत्रिक तरंग, कि जब भी वो चलेगी माध्यम में चलेगी। समझ में आ गया कि ध्वनि कैसे यांत्रिक तरंग हुई? चंद्रमा पर कोई जो है कि माध्यम नहीं, निर्वात है, वैक्यूम है, तो ये दोनों अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएंगे। तो अगर फीलिंग्स नहीं बता पाएंगे इसका मतलब बोलेंगे तो, लेकिन आवाज इनके कानों तक नहीं जाएगी, क्योंकि ना वहां पे ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। अयांत्रिक तरंग प्रकाश को समझा जाता है कि जो है कि अयांत्रिक तरंग, जैसे मैंने बताया अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत भैया लाइट या प्रकाश बताया। तो प्रकाश जब सूर्य से निकलता है, जब प्रकाश सूर्य से निकलता है तो चंद्रमा से होते हुए, निर्वात से होते हुए, उसे बीच में ठोस भी मिलते होंगे, वायु के कण मिलते होंगे, धूल कण मिलते होंगे, कुछ बूंदे वर्षा की अगर बात कर लिया जाए कुछ बूंदे मिलती होंगे, लेकिन वो सबको भेद कर हमारे पृथ्वी पर आता है कि नहीं आता है प्रकाश? तो अगर प्रकाश चंद्रमा से चला, जो है कि सूर्य से चला और हमारे पृथ्वी पर आ रहा है, तो इसको यहाँ पर जो है कि निर्वात भी मिला होगा, कहीं ठोस भी मिला होगा, और कहीं द्रव भी मिला होगा, और कहीं गैस भी मिला होगा। तो ये अगर सब में गमन कर रहा है, सब में संचरण कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा तरंग हो गया भैया? अयांत्रिक तरंग। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो हम इसको हटाएं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। ध्वनि एक प्रकार की कैसी तरंग? तो कौन सी तरंग भैया? यांत्रिक। और अगर बात कर लिया जाए प्रकाश, कौन सा तरंग? प्रकाश एक प्रकार की तरंग होती है, लेकिन कौन सी तरंग होती है? तो अगर बात कर लिया जाए अयांत्रिक तरंग होती है। आगे बढ़ा जाए। अब बात आती है कि हम लोग तरंग को समझा गया, तरंग के प्रकार समझा गया, तरंग के 2 प्रकार यांत्रिक अयांत्रिक। अब आगे के टॉपिक हम लोगों का है कि यांत्रिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगे भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की कौन कौन सा? तो आप लोग सुने होंगे भैया, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा तरंग मैंने बताया भैया? अपने कॉपी में हेडिंग करेंगे यांत्रिक तरंग, और यांत्रिक तरंग को समझा जाता है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, हमने समझा रखा है। यांत्रिक तरंग पहले अगर बात कर लिया जाए तो यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है यांत्रिक तरंग अगर यदि होती है तो? यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंग
और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। यहाँ पे यह है भैया अनुदैर्ध्य तरंग। आइए भैया समझा जाता है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग देखिए, कभी भी साइंस को हम लोग परिभाषा पर नहीं नापेंगे मापेंगे, दैनिक जीवन में जो कर रहे हैं जैसे घटित हो रहा है वैसे समझा जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग का परिभाषा आप देखेंगे बुकों में तो इतना जटिलता से दिया हुआ है कि वो कभी याद नहीं होगा और ना आपसे कभी परिभाषा पूछेगा। इसका प्रयोग इसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग क्या करते हैं ये पूछेगा। तो हम लोग परिभाषा पे नहीं जाएंगे। पहली बात कि अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न कहाँ पर किया जा सकता है, तो अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न की अगर बात किया जाए कहाँ पर किया जा सकेगा, तो सिर्फ यह ठोस में किया जा सकेगा, निष्ठ द्रव की सतह पर। क्या बताया भैया, यानी ये जब भी गमन करेगा या संचरण करेगा या उत्पन्न किया जाएगा तो कहाँ पर, ठोस और द्रव की सतह पर। दूसरा अगर बात किया जाए जो इनका संचरण का दिशा होता है, क्या होता है, संचरण की दिशा यानी गति जब करती हैं, गमन जब करती हैं तो संचरण की दिशा, परिभाषा लिखेंगे भैया, संचरण की दिशा, संचरण की दिशा माध्यम के कणों के, माध्यम के कणों के लंबवत होती है। संचरण करने की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है। क्या लिखा गया, नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा। मैंने बताया कि अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न कहाँ किया जा सकेगा, ठोस द्रव, ठोस और द्रव की सतह पर। परिभाषा में मैंने लिखा कि अनुप्रस्थ तरंग का संचरण का दिशा माध्यम के कणों, माध्यम के कणों के लंबवत होता है या होती है। अब बात आती है कि लंबवत, तो एक गाना सुने होंगे या कभी गाए होंगे कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार बावरिया या सावरिया जो भी होता है। तो कभी ठहरे हुए पानी में अगर कंकड़ पत्थर मारे होंगे तो वहाँ पर जो घटना घटित होती है, मान लीजिए भैया कोई आपके घर के आसपास तालाब है, आपने जब ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारे होंगे तो कुछ इस प्रकार से संरचना आप देखे होंगे कि इस प्रकार से संरचना बनते हुए उस तालाब के किनारे तक पहुंचता है, उस तालाब के किनारे तक पहुंचता है। या बच्चेपन में अगर कभी वो प्लास्टिक वाली गेंद ओंद आती थी, उससे अगर क्रिकेट उर्केट खेले होंगे तो कभी मार दिए होंगे, गलती से तालाब उलाब में चला गया होगा, है ना। तो जब हम लोग गेंद को कंकड़ या पत्थर से मारकर निकालते थे तो गेंद, या यहाँ पर ये समझ लीजिए यहाँ पर कोई लीफ हो, पत्ती हो या कोई हल्की गेंद हो, तो जब हम लोग कंकड़ पत्थर मारते थे और उसको निकालने के लिए तो देखते थे कि गेंद हमारा क्या होता था भैया, ऐसे ऐसे कंपन करता था। ऐसे ऐसे का मतलब क्या हो गया भैया, लंबवत कंपन करता था कि नहीं, समझ में आ गया। तो तालाब में कंकड़ मारने पर जो घटित घटना होता है या जो संरचना बनता है वो किसका एग्जाम्पल है, अनुप्रस्थ तरंग। लिख लेंगे, जैसे तालाब में कंकड़ मारने पर उत्पन्न तरंग कौन सी तरंग कहलाती है भैया, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। तो लिखेंगे जैसे मैं ऊपर लिख रहा हूं, जैसे
अनुप्रस्थ तरंग का लिख रहा हूं भैया। तालाब में कंकड़ मारने पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। समझ में आ गया अनुप्रस्थ तरंग? मैंने बताया कि अनुप्रस्थ तरंग को सिर्फ कहाँ उत्पन्न किया जा सकता है? ठोस में और द्रव की सतह पर। इनका संचरण का दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होता है। जैसे तालाब में कंकड़ मारने पर उत्पन्न तरंग क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग, तो अनुदैर्ध्य तरंग को ठोस में और द्रव में भी और गैस तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने क्या बताया भैया कि अनुदैर्ध्य तरंग को ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है। और अगर बात कर लिया जाए इसके परिभाषा की, तो इसका परिभाषा होता है, मैं ऊपर लिख रहा हूं भैया, कि जो संचरण की दिशा होती है, संचरण की दिशा माध्यम के कणों के समानांतर होती है। माध्यम के कणों के समानांतर होती है। जैसे अगर बात कर लिया जाए, जैसे इसका हम लोग दैनिक जीवन में एग्जाम्पल क्या है? कभी स्प्रिंग को आप दोनों किनारे से, साइड से पकड़िएगा और खींचिएगा, और खींचने के बाद छोड़िएगा। जब छोड़ेंगे तो जो स्प्रिंग होगा ऐसे ऐसे कंपन करेगा, है ना? तो स्प्रिंग से जो उत्पन्न तरंग होता है वो कौन सा तरंग कहलाता है? वो कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। तो लिख लेंगे, जैसे स्प्रिंग से उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अब ये यहां पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए, ध्वनि जो है